चलना चाहूंगा। पहले आज डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा सागर, उत्कर्ष जी से सवाल करूं उसके पहले जो राहुल गांधी का अंदाज रहा है, पहले राहुल गांधी के अंदाज और उनकी जो आक्रामकता है हमेशा ही रहती है, लेकिन आज भी उन्होंने जो भाषा और जिस तरीके से घेराबंदी की, जिसपे बहुत ज्यादा एक बीजेपी में कहीं देखा है वो प्रतिक्रिया है, वो देखें। लेकिन पहले सुनिएगा राहुल गांधी को। इसके लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। फिर आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। एक प्रतिक्रिया ये थी, इसके अलावा और जो उन्होंने बातें कही है वो भी सुनिएगा। आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। इटली जाते हैं, मेलोनी के पास जाते हैं, रील बनाते हैं, ये तो है। लेकिन वास्तविकता तो है, जो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं डॉक्टर साहब, और सतत राहुल गांधी देश को भी आगाह कर रहे हैं, सत्ता जो पक्ष है, सरकार है, उसको भी चेता रहे हैं, इन कान पर जूं नहीं रहेंगी। और हम जो पहले हम देख रहे थे, इलेक्शन पूरे जब चला, 4 राज्य एक केंद्रशासित प्रदेश, लगातार कहा गया कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, दाम नहीं बढ़ेंगे, और ये शुरू हो गया है। गलत क्या है? और इसमें जो कहीं आपत्तियां आई हैं, आपत्तियां आगे मैं दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, और मैं वो भी जो उसने योगेंद्र यादव जी ने खुलासा किया है, बड़ा मसला मामला है, वो उसमें भी जाएंगे। लेकिन पहले ये राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ही थे, उन्होंने कौन सी ऐसी बातें कर दी जिसपे इतनी ज्यादा कहीं चिड़चिड़ाट, बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की ओर से नजर आ रही? राहुल गांधी ने जो कहा वो वही जुबान थी जो इसके पहले बीजेपी बोलती थी। भाई राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी गद्दार, राहुल गांधी ने कहा अमित शाह गद्दार, ठीक है। तो ये परंपरा, नेताओं को गद्दार बताने वाली परंपरा शुरू किसने की? नेहरू गद्दार, मनमोहन गद्दार, है ना, कांग्रेस गद्दार, गांधी गद्दार, राजीव गांधी गद्दार। तो भाई कोई नई चीज नहीं, बस कड़ी जो है वो ये आगे बढ़ गई है। अब जुबान वही है, नाम बदल गए हैं, लेकिन चूंकि इस बार नाम ऐसे हैं जिसकी आदत नहीं है, उसकी आदत बोलने की है, सुनने की नहीं है। तो मैं
अगर ये मान के चलूं कि मैं इतना पावरफुल हूं या मैं इतना महत्वपूर्ण हूं या मैं इतना, तो मैं आपको तो कुछ कहता रहूंगा, लेकिन जब आप बोलेंगे तो मुझे कलेजे पे लग जाएगी। तो एक फिल्म का डायलॉग है, अमिताभ बच्चन बोलता है ना, अब लगी ना कलेजे पे, तो अब नहीं, अब लग गई कलेजे पे। वो भी है जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे हाँ, घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, चिनाई सेठ। वो भी बात है, लेकिन बात क्या है कि रेफरेंस क्या है, कंटेस्ट क्या है। वो आरएसएस का इतिहास रहा है, उस इतिहास पर लगातार लिखत पढ़त होती रही है। अंग्रेजों के साथ साझेदारी बनाने की चिट्ठियां हैं। तो जो चीज है वो है, शब्दों की शुचिता पर सवाल जरूर होने चाहिए राजनीति में। मैं मानता हूं कि ये बयान गलत है, इस लाइन पर मैं मानता हूं। ठीक, एग्री। लेकिन इसी लाइन पर मैं ये भी मानता हूं कि बारबाला या जर्सी गाय कहना भी उतना ही गलत है। एक महिला को बारबाला कहना, एक माँ को जर्सी गाय कहना, एक देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने, जो पहले प्रधानमंत्री थे, जिनको आप कुछ भी कहिए लेकिन ये तो श्रेय जाएगा कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, एक देश का एक ढांचा तैयार किया, उनको गद्दार कहना। देश का वो वित्त मंत्री जिनकी ढेर सारी आलोचनाएं मैं करता हूं, वो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर कई बार कन्फ्रंट किया हम लोगों ने, बतौर पत्रकार, बतौर एक्टिविस्ट, मनमोहन सिंह के कई मामलों पे कन्फ्रंट किया, लेकिन उनको गद्दार कहना, उस राजीव गांधी को गद्दार कहना जिनकी जान गई देश के लिए निर्णय लेने की वजह से। तो ये जब आप कीचड़ में खेलने की आदत डालेंगे तो आपका कमीज भी तो कीचड़ में जाएगा साहब। कीचड़ अच्छी चीज है, इसके साथ में नहीं है। मैं राजनीति में शुचिता, राजनीति में संयम, क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं रही है और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता रहे हैं? क्या 1990 तक की या 2000 अर्ली 2000 वाली उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जो चाल, चेहरा, चरित्र की बात करती थी, ये अपील करती थी लोगों को? ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो संस्कार भारती चलाता है? उनके नेताओं के संस्कार और एक परंपरा अगर खराब हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? शुरुआत किसने की थी? आप एक ऐसे व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं जिसकी मां को आपने सरेआम भरी पार्लियामेंट में क्या क्या नहीं कहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। जी, राहुल जी, गांधी ने एक रेफरेंस टू कंटेक्स्ट बात कही है, और बिल्कुल। ये ठीक बात है कि अब अगर बात ये है कि आप यही कंटेम्पररी पॉलिटिक्स है, यही कंटेम्पररी पॉलिटिकल जुबान है। आप खुद जब चुनावी भाषणों में जाते हैं तो आप इसी तरह की जुबान बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल। मुख्यमंत्री इसी तरह की जुबान बोलते हैं। आपकी चुनावी जीत के बाद एक महिला को सफेद साड़ी पहना के, ममता बनर्जी का डमी बना के और उनके पीछे एक लाठी डाल के ढकेलते हुए किसने किया? कौन सी पार्टी है वो? और वो पार्टी अब सियापा करेगी। ठीक ठीक। तो समस्या यहां है। दूसरा बिंदु ये है कि देखिए, भारतीय कूटनीति का मेलोडी काल, जी 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 जी। हेडिंग सोच रहा था मैं, एक व्यंग लेख का एक अच्छा शीर्षक है कि जब भारतीय कूटनीति पूरी दुनिया में असफल होती जा रही है, भारत अकेला पड़ा हुआ है, तो चलिए साहब कुछ मीठा हो जाए, जी शायद कुछ। अब ये अलग बात है कि ये उसी इटली में जाके मामला हो रहा है जिस इटली की को लेके और भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती रहती है, तो वो एक अलग रेफरेंस है। लेकिन गंभीरता से अगर बात की, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, गंभीरता से हम बात करें तो देखिए, नॉर्वे का दौरा प्रधानमंत्री का, सब कुछ शेड्यूल में,
मैं नॉर्वे में तो आगे आता हूँ, मैं नॉर्वे में अगले चरण में आता हूँ, मैं एक-एक इस पे टिप्पणी पहले इस पे हो, मैं नॉर्वे में नेक्स्ट मैं नेक्स्ट में बात को खत्म करता हूं फिलहाल जी, के लिए इसी बात पे कि देखिए राजनीति की जो गिरावट है और जो जुबान की गिरावट है, सर, ये गिरावट किसकी देन है, इसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए। उन ऐतिहासिक रेफरेंसेस की बात भी जरूर करनी चाहिए, चाहे किसी दल के लोगों ने कही। ठीक बात, ठीक बात। चिंता आज वहां है। कर सर, वो देखिए ये जो मसला है, देखिए ये जो अभी बात कारपोरेट भाई सेक्टर असली की है, खबर ये देखिए ये नहीं है जो कि मोदी जी योगेंद्र यादव, नहीं भाई, असली खबर ये नहीं है कि मोदी जी को नॉर्वे में कौन सा अवार्ड मिल गया जो पिछले 40 साल में न जाने किस किस को मिल चुका है। खबर ये भी नहीं है कि मोदी जी पत्रकार के सवालों से कैसे भागे या उसका स्पष्टीकरण देते हुए भारत के डिप्लोमेट्स ने क्या फजीहत करवाई हमारे देश की। खबर ये है कि मोदी जी नॉर्वे गए क्यों। खबर ये है कि 43 साल के बाद भारत का प्रधानमंत्री पहली बार नॉर्वे गए। अप्रैल में पहली सुगबुगाहट हुई, 11 मई को घोषणा हुई, 18 मई को पहुंच गए। असली खबर ये है कि 26 फरवरी को नॉर्वे के सॉवरेन फंड ने अडानी जी को बैन कर दिया था। नॉर्वे का सॉवरेन फंड दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से है, ख़ास तौर पे ग्रीन एनर्जी के सवाल पे, और ये दूसरी कंपनी है अडानी जी की जिसको उसने बैन किया था। अब आया समझ। ये विदेश नीति नहीं है, विशेष नीति है, विशेष मित्रों के लिए। ये विशेष नीति नहीं, विशेष आदमी के लिए है, विदेश नहीं, विशेष नीति। ये अब करिएगा टिप्पणी, देखिए मैंने दोनों तीनों चीज कही कि आप निरंतर जो चीजें हैं यही तो कनेक्ट हो रही है और इसी को उजागर हो रहा है, इसी से आपको तिलमिलाहट है। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब। सर देखिए, ये बात जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं ये पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल सार्वजनिक डोमेन में है। जो देखना चाहे वो देखे, जो ना देखना चाहे वो तो कुछ नहीं देखेगा, वो तो अपनी जगह देखेगा। ये सच बात है। पिछले 2 दिन मतलब एक हफ्ते में 2 घटनाएं हुई हैं। अमेरिका में जिस तरह से सेटलमेंट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल लॉयर के साथ डील करके, और अमेरिका के भीतर बड़ा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट करके, एक वो चीज। और दूसरी, अगर नॉर्वेजियन सॉवरेन फंड ने, पेंशन फंड ने बैन किया है तो सिर्फ एक कंपनी को नहीं किया है, अडानी की 2 कंपनियों को बैन किया था। और ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। अगर कोई भी दर्शक हमारी कोई बात ना सुने, अगर उसको जरा सा भी इंटरेस्ट हो, वो साबित करना चाहता है कि उत्कर्ष सिन्हा झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा रिसर्च कर ले। ये रिसर्च कर ले कि पिछले कुछ दिनों में जो यात्राएं, मतलब पिछले 10 सालों में जो यात्राएं हुई हैं, उसके बाद अडानी ग्रुप को कहां कहां क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट मिले। इजराइल, जिसको कि वही मेलोडी वाली मेलेनी लगातार निशाने पे लिए हुए हैं, उस इजराइल के भीतर जितने सौदे अडानी ने किए और प्रधानमंत्री ने कितनी यात्राएं की, तो जोड़िए, उसको भी देखिए। हमारी बात पे बिल्कुल भरोसा ना करें, कोई दर्शक ना भरोसा करे, क्योंकि कुछ लोग अभी हमें अपनी सुविधा अनुसार जॉर्ज सोरोस का एजेंट, कांग्रेस की सफाई, कुछ भी जो तत्कालिक रूप से उनके मन में आएगा वो बोल दें, वो उनकी अपनी खुशी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो देशभक्त खुद को मानते हैं तो उनको एक चीज देखनी चाहिए, उनको गूगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि आखिर इन यात्राओं से भारत को क्या हासिल हुआ। मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ दिन पहले ये देख रहा था कि भारत के भीतर से 220 लाख करोड़, इतना पैसा है कि कंफ्यूज हो जाता हूं, 220 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया, वापस खींच लिया गया। और साथ में मैं ये भी देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री के हर दौरे के भीतर एक लिस्ट आती है कि भारत में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो रियलाइजेशन क्या है?
कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट, वो कमिटेड इन्वेस्टमेंट आया। और दूसरी तरफ मैं व्हाइट हाउस की उस स्पोक्स पर्सन लेडी की के वीडियोस देखता हूं, जब वो कहती है कि इंडिया इज ए वेरी गुड एक्टर, व्हाट वी सेड दे डू। भारतीय वही करते हैं जो हम कहते हैं, और फिर वो 20 चीजें गिनाती है। देखिए 4 PM के दर्शक अलग सचेत लोग हैं, लेकिन उनका क्या, जो शाम होते ही घर लौटने के बाद टेलीविजन पे वो चैनल्स लगा लेते हैं जहां पे हाय हुसैन हम न रहे ये चल रहा है कि हम नॉर्वे में क्यों नहीं थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम क्यों नहीं थे, और ना आम काट के खाना अच्छा है कि चूस के खाना अच्छा है, जैसे सवाल किए जाते। कहां फंस गए हम यार। तो अब उन चैनलों को देखेंगे तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं ये कहता हूं, तो सवाल ये है सर कि हम अगर देश की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ बुनियादी चीजों के ऊपर बात करनी पड़ेगी, वहीं से सारा पोस्टमार्टम होना है। जैसे हम दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मगर हम सवाल नहीं सुनना चाहते। जो डेमोक्रेसी का पहला सिद्धांत है, आलोचना और सवाल, हम वो नहीं सुनना चाहते। और सवाल करने वालों की हम बिकनी तक में फोटो लगा देते हैं। आपके मध्य प्रदेश के स्वयंभू पत्रकार हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी के विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, उन्होंने उस लड़की का बिकनी फोटो लगा के पता नहीं क्या साबित कर रहे थे। तो इस तरह के प्रवृत्तियों के बीच में हम जी रहे हैं उन हालातों के बीच में सर, जहां पे कि विदेश नीति से हासिल हमको क्या हो रहा है। अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग और क्या स्टूपिडिटी है, मैं क्या कह लूं इसको। नॉर्वे के एक अखबार में एक आर्टिकल छपा नरेंद्र मोदी जी को लेके, जिसके साथ एक कार्टून भी था। उस आर्टिकल में दरअसल अगर आप उसको पढ़िए, उसका जीस्ट पढ़िए, तो नरेंद्र मोदी और भारत की कोई आलोचना नहीं की गई। लेकिन चूंकि नॉर्वे में एक महिला पत्रकार ने वो घटना उसके साथ हो गई या कर दी उसने, अब उस कार्टून के ऊपर पूरा भारतीय मीडिया उसको जो है फासिस्ट और रेसिस्ट और क्या क्या बताने में लगा है। आर्टिकल ठीक है भाई, उसको भी तो पढ़ लो। तो हाफ ट्रुथ या फैब्रिकेटेड ट्रुथ के जमाने में संजीव सर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, हमें देखना होगा भाई, क्यों ईरान हो या कहीं भी, अगर इंडिया वो फॉरेन पॉलिसी रख रहा है जहां पे कि वो इंडिविजुअल मैं उसी नॉर्वेजियन अखबार को कोट कर रहा हूं, वो कहता है कि भारत बहुत व्यावहारिक राजनीति कर रहा है, जहां विचारधारा हटा करके वो डील कर रहा है देश हित में। वही नॉर्वेजियन अखबार कह रहा है। तो अगर ये सच है, तो भारत के पास तेल की क्राइसिस क्यों होनी चाहिए? राहुल गांधी के शब्द कितने खराब हो, कितने कड़वे हो, नहीं हो, मैं उसमें नहीं जाता। कंटेंट क्या है? लेकिन दुर्भाग्य क्या है ना, देखिए योगेंद्र यादव जी ने जो बात कही, मैं अब समाप्त कर रहा हूं। योगेंद्र यादव जी ने जो बात कही वो कंटेंट है। उस कंटेंट से ध्यान भटकाने के लिए डिबेट्स कहां जा रही हैं, क्रिएट कहां की जा रही हैं। राहुल गांधी के बयान, उस नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट के सोरोस का एजेंट, ये नया एक फॉर्मूला है। अब ये कौन बताए कि हरदीप पुरी की बेटी भी सोरोस से पैसा पा रही है, जो भारत के कैबिनेट मंत्री हैं। तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन कंटेंट क्या है? कंटेंट पे बात करना, कंटेंट की एनालिसिस करना अब इस देश ने बंद कर दिया है, और यही यहां लोकतंत्र का दुर्भाग्य है।
है